तमाम सारे लोग जो यथावत यहां पर लगातार आते रहते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। भाजी आप सारे लोग अच्छे हैं, बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप कहां से हैं? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल दिखे, चुपचाप खड़े रहो नहीं तो कान के नीचे बहुत तेज बजाएंगे, अभी बता दे रहे हैं, बहुत जोर आवाज आएगी। पश्चिम बंगाल दिखे, की नाम? शिल्पा। शिल्पा। और आज का जो शो है मेरा पश्चिम बंगाल, असम होता हुआ पहुंचेगा महाराष्ट्र। आप सोचेंगे शो है कि रेलगाड़ी, दरअसल ये रेलगाड़ी ही है। मुझे मालूम नहीं, बहुत सारे लोग तो अब फ्लाइट का सफर करते हैं, लेकिन हम उस पीढ़ी से हैं जब रेलगाड़ी का, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत देश की बहुत बड़ी आबादी रेल से ही चलती है, लेकिन वो एक देश है। जी बाबूजी नमस्ते। और ये शो आज पश्चिम बंगाल से, असम से और महाराष्ट्र होते हुए तमाम सारे वो समसामयिक मुद्दे, पॉलिटिकल स्पेयर के मुद्दे लेकर हम आपके पास आएंगे। कहां से आई हैं आप? दिल्ली से। क्या नाम है? योगिता जी। योगिता जी बड़े गर्व से करेंगे कि मैं दिल्ली से हूं। तो कहां, क्या नाम है आपका? योगिता गुप्ता। पापा कहां के रहने वाले थे? पापा भी दिल्ली के। बाबा? यूपी। हाँ, इसलिए अगर मैं ज्यादा मिट्टी हटा दूंगा तो नींव दिखाई पड़ जाएगी। दिल्ली का कोई नहीं है बाबू, बहुत कम लोग हैं जो हमारे शो में लोग मौजूद हैं। अंश वत्स जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सॉरी, राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का जो मौजू है, जो कंटेंट है, वो मैं सामने रखता हूं। मैंने कहा कि बंगाल, असम और मुंबई होता हुआ शो दिल्ली के तमाम सारी मुद्दों के बीच में घूमेगा और मैं अपनी बात रखता हूं। पश्चिम बंगाल और देश की सुरक्षा के साथ टीएमसी खिलवाड़ कर रही है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस यानी पश्चिम बंगाल का मसला। टीएमसी को घुसपैठ इसलिए पसंद है, बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, आप सारे लोग समझते हैं। टीएमसी को घुसपैठ इसलिए पसंद है क्योंकि उनके पक्के वोट बैंक हैं वो। प्रधानमंत्री का अंश यहां पे मैं कोट कर रहा हूं। घुसपैठ को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। आज बीजेपी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद है, भरोसे की पार्टी है। कांग्रेस ने सिर्फ सरकारें बनाने और वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया है। ये तमाम सारे मुद्दे हैं, इनके बीच में बातचीत का सिलसिला है। आपकी अपनी बात भी है और अब आपके अपने मुद्दे भी हैं, उनको भी रखेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता अंश जी को, एंड देन द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी प्रतीक जी, देखिए सबसे पहली बात तो मोदी जी आज बंगाल में चुनाव आया तो बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप बंगाल की बात किस मुंह से कर रहे हैं। जब आपने मनरेगा का 18,000 करोड़ रुपया आपने जब रोके बैठे रहे, आपको कलकत्ता हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बार बार लताड़ पड़ी, उसके बाद भी आप रोक के बैठे रहे। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का 24,000 करोड़ रुपया रोके बैठे रहे, उसके बाद आप बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल के जब प्रवासी मजदूर जब बिहार जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, उन पे जब जो है उन पे हमला होता है तो आपकी सरकारें मुख्य दर्शक बन के बैठी रहती है और आप आज बंगाल की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं टीएमसी में बहुत सारे भ्रष्टाचारी है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते खुद कह रहा हूं, और यही हमने जो है प्रधानमंत्री जी के मुंह से भाषणों में बार बार सुना है। शुभेंदु अधिकारी जी भी थे, आज आपने उनको जो है नेता विपक्ष बना दिया, भ्रष्टाचारी को बना दिया आपने। मुकुल रॉय, इतने बड़े भ्रष्टाचारी जिनकी बात खुद अमित शाह जी करते थे, उनको आपने अपनी पार्टी में ले लिया। ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं। आपने भी बीएमसी के चुनाव की बात की, बीएमसी के चुनाव में बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने अजीत पवार जी के लिए कहा, अजीत दादा हमारा मुंह मत खुलवाइए, मुंह खुलेगा तो दूर तलक बात जाएगी। आप भ्रष्टाचारियों को जो है अपनी पार्टी में रख लेते हैं, उन पे ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई रोके बैठे रहते हैं, और आप बंगाल की बात कर रहे हैं। राइट, मैं आता हूं नाउ, द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी गुप्ता जी तैयारी करो, आ रहा हूं। जी बंगाल को शांति चाहिए था, जवाब में नारा मिला। लोकतंत्र को संवाद चाहिए था और वहां पे केवल डर का सहारा मिला। मानवता का गला घोटता हुआ
हुआ बंगाल। आज ये कांग्रेस कहती है कि मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं। भाई साहब, आप टीएमसी के प्रवक्ता नहीं है तो हाथ मिलाइए भाजपा के साथ और खड़ा होइए वहां के नरसंहार के खिलाफ। खड़ा हुए वहां पे हिंदुओं के जो हत्याएं हो रही है, जो मानवता संसार हो रहा है, उस समय आप खड़े नजर नहीं आएंगे। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति जहां पे आपको दिखेगी वहां पे आप करते नजर आएंगे। और ये वही कांग्रेस है जहां केवल लोकतंत्र का गला घोटता वक्त ना तो ये अध्यक्ष दे सकते हैं परिवार से अति होकर, और केवल तुष्टीकरण की मूल मुद्दा रह गया। राइट, ये कह रहे हैं कि मोदी जी बंगाल की बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। मोदी जी तो बंगाल में खून की भी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कब मुर्शिदाबाद की बात करेंगे, कब वहां के मालदा की बात करेंगे, कब जाके मिदनापुर की बात करेंगे? नहीं कर सकते ना। पॉइंट ये यहाँ पे बड़ा कांग्रेस को कह रहे कि भैया कांग्रेस वापस। आप ही तो पूछेंगे, आप तो सबसे बड़े युवा आप हैं 16 साल के। हाँ, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस कभी वापस नहीं आ सकती, एक बार चली जाती ऐसा फलाना। बंगाल के लिए सबसे बेस्ट कौन है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह चुके हैं। अब मैं आपको दो बयान बताता हूं। एक इनके नेता है बिप्लब देव जी, हरियाणा के प्रभारी है, सांसद है। कहते हैं जब से लेफ्ट की सरकार थी और टीएमसी की सरकार थी तब से बंगाल में 7,000 जो है कारखाने बंद हो चुके हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब आप सोचिए, लेफ्ट की और टीएमसी की सरकार से पहले किसकी सरकार थी? ये 7,000 कारखाने किसकी सरकार ने लगाए थे? ये खुद उन्होंने बता दिया नेता। अमित शाह जी ने क्या कहा था कि भैया जब बंगाल में जो है पूरे देश में जब प्रत्येक नागरिक 100 रुपया कमाता था तो लेफ्ट और टीएमसी की सरकार से पहले का जो बंगाल का नागरिक था वो 127 रुपया कमाता था। यानी नेशनल जो पूरे देश की जो है उससे ज्यादा बंगाल का लोग कमा रहे हैं। राइट। मैं एक फैक्ट चेक कर देता हूं, इनके रिसर्च में कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा था जब ममता बनर्जी सरकार में चुनकर आई उस समय 100 रुपए और 127 रुपए के आंकड़े को कंपैरिजन उस समय दोनों नहीं कहा था। बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं। दिक्कत क्या है, मैं सुन के आता हूं, राहुल गांधी में नहीं हूं, बिना सुने कुछ नहीं बोलता हूं। मैं सुनकर आता हूं। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं साहब, जो ये लेफ्ट की बात कर रहे हैं और टीएमसी की बात कर रहे हैं, पहले तो इनको यह समझना होगा कि केरल के अंदर इनके कार्यकर्ताओं को लेफ्ट वाले मारते हैं, त्रिपुरा में जाके गठबंधन करते नजर आ रहे हैं। तो ये विचारधारा इनकी क्या है ये समझ ले। और मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, विप्लव देव जी हरियाणा के नहीं, अभी बंगाल के चुनाव से प्रभारी। राइट। मैं समाजवादी पार्टी को मैं आपको रिस्पॉन्ड कर समय देता हूं जी, वेरी क्विक। अभी एक बंगाल में चुनाव होना है, अब वो क्लियर बताते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत उतर नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरे पीडीए प्रहरी को खड़ा कर रखा है। ये मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित इस सरकार का शिकार बहुत सारे लोग हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एक समाज है, युवा भी है, किसान भी है, छात्र भी है, महिला भी है, जिसका इस सरकार ने शोषण किया, सब पीडीए के अंदर आते। राइट। समाजवादी पार्टी नाउ दे विल रिस्पॉन्ड जी। मैं आ रहा हूं, मैं रुका। अरे तुम ही तो बड़े बोलोगे। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ जी। और मैं सुन रहा था, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना और उनको भी सुना, वो पीडीए प्रहरी खड़ा करने की बात कर रहे हैं। जिस बिंदु पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही गंभीर बिंदु है। ये इस प्रकार की नौटंकी से काम नहीं चलने वाला। आप सोचिए, इस देश में एक ऐसा राज्य है जिसे राज्य की यदि भारत सरकार उसकी फेंसिंग कराना चाहती है तो 450 किलोमीटर की जो जगह है वो राज्य सरकार दे नहीं रही है बीएसएफ को कि फेंसिंग हो जाए। हमारे देश के अंदर बाहर से घुसपैठिए ना घुसे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बंगाल जो है ना वो भारत के अंदर सबसे पहले शिक्षित राज्यों में सबसे अग्रणी था, ये सच बात है। लेकिन बंगाल को बर्बाद करने का काम किसने किया? ये कम्युनिस्ट ने किया और साथ में ममता दीदी ने किया। क्योंकि बंगाल की कभी सभ्यता नहीं रही किसी महिला का बलात्कार करना, बंगाल की सभ्यता नहीं रही कभी भी वहां पर हत्याएं करना, भ्रष्टाचार करना। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आरती कर ले लीजिए, 20 सेकंड दीजिए। उसके अलावा ये जो हत्याएं, बलात्कार देखते हैं, ये जो पॉलिटिकल किलिंग्स देखते हैं, बंगाल का ये कभी इतिहास नहीं रहा। ये घुसपैठियों के कारण बंगाली बर्बाद हो रहा है। राइट। मैं आया। बात जब घुसपैठिए की करते हैं तो मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों को टूरिस्ट वीजा दे रखा है क्या? जहां जहां चुनाव होता है वही घुसपैठिया घुमाना शुरू करते हैं। लगता है टूरिस्ट वीजा इन्होंने ही दे रखा है और कहीं नहीं। जहां चुनाव नहीं होगा वहां घूमने जाएंगे नहीं, वहां का मौसम ही नहीं ठीक होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये केवल कहने के लिए घुसपैठिया, हिंदू, मुस्लिम, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। आज यहाँ खड़े होके
ममता दीदी से कहिए कि जो 450 किलोमीटर का कॉरिडोर केंद्र सरकार मांग रही है फेंसिंग करने के लिए, कृपया करके वो जल्दी से जल्दी दे। वो कॉरिडोर बनाने के लिए जैसे बनारस में ने आपने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़ दिया, अब बात करते हैं धर्म की बात करते हैं, अब बात करते हैं सनातन की। किस मुंह से वहां पर खड़े होकर टुकटुकी बजा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं? ये असलियत, ये देश नहीं है। इन लोगों के कारण इस देश में घुसपैठियां घुसते हैं, इनके कारण बलात्कारी खड़े होते हैं, हत्यारे खड़े होते हैं। ये तुम्हारा बाप तरफ से तो है, चलिए भगाते हो ये मैं देख रहा था ये बच्चा कितनी देर तक डर पाएगा। ये 40 सेकंड के बाद डरना। मैंने जब तो देख लिया कि बच्चे डरने लगे तो हमने कहा बंद कर देना चाहिए। गजब है, गजब है। हाँ जी स्वाति जी आइए आइए। अमर शोन एक फैक्ट रखूंगी, उसी से समझ में आ जाएगा कि मोदी जी ने महाजंगल राज बंगाल को क्यों कहा। एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा बताता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें मिनिमम कन्विक्शन रेट अगर किसी प्रदेश का है तो वो पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये आरजी कर मामला ने, संदेश खाली मामला ने, हर दूसरे दिन एक नया मामला बताता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है। ये हुई महाजंगल राज की बात। और ये बता रहे थे अभी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ी जा रही है और पता नहीं क्या क्या। अगर घर पुराना होता है, टूटता फूटता है, तो क्या हम और आप मरम्मत नहीं कराते? क्या रिनोवेशन नहीं कराते? और अगर हम रिनोवेशन कराते हैं तो क्या सामान को बाहर नहीं रखते और रिनोवेशन के बाद सामान को अंदर रखते हैं? यही प्रक्रिया चल रही है। मणिकर्णिका घाट पर जो जाते हैं उनका अनुभव है कि बाढ़ के समय में क्या विकट स्थिति होती है, जो शव होते हैं उनके दाह संस्कार में। तो अगर नवीनीकरण हो रहा है, पर्यावरण को बचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाले शवदाह बनाए जा रहे हैं, तो समस्या क्या है? और सबसे बड़ी बात, सनातन पे अभी इतने टेसुए बहाने वाले राम के जो कार सेवक थे उन पे गोलियां चलाने वाले आज जो दुहाई दे रहे सनातन की, देख के अच्छा लगा। समझ गए बात, समझ गए। वहां भी तो अभी चुनाव है ना। ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे क्या करते हो? एक सेकंड, ऐसे ऐसे क्या करते हो? हाँ हमारी बहन ने बताया अभी कि अहिल्याबाई होलकर। रुको, तुम पहले कांग्रेस दे लेते हो। रुको रुको, आ रहे हैं, कांग्रेस रिस्पॉन्ड करेगी। प्रतीक जी मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहता हूँ। बिल्कुल, मैंने आपको टाइम दिया था कि बीच में ही आएंगे आप रिस्पॉन्ड करेंगे। तो 2 बातों का, पहली बात यहाँ पे इन्होंने बड़ा बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे हैं अपराध उस पे यहाँ पे बोला, फेंसिंग के यहाँ पे बोला। बांग्लादेश में भी हिंदुओं पे जो है अत्याचार हो रहे हैं। प्रियंका गांधी जी इकलौती ऐसी नेता थी जिन्होंने संसद में सरकार से कहा, आप सरकार पे, बांग्लादेश की सरकार से कहिए कि आप उन पे सख्त कार्रवाई करिए। पूरा विपक्ष आपके साथ है। सरकार ने क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, सरकार ने क्या कार्रवाई की, हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। आप बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोलते हैं, ये हम लोग जानना चाहते हैं। आप यहाँ पे फेंसिंग की बात करें, मैं कह रहा हूँ ममता बनर्जी नहीं दे रही है जगह, आप यहाँ पे सिर्फ चुनाव का वेट करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? फेडरल स्टेट में क्या होता है कि अगर केंद्र सरकार को कोई आपत्ति होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट से बात करिए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाइए। आप वहां पे क्यों नहीं जाते? ये पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे मैम हमारी जो थी वो यहाँ पे बड़ा यहाँ पे बात कर रही थी। मैं कह रहा हूँ अगर किसी भी परिवार के साथ, अगर किसी भी शख्स के साथ गलत होता है, अपराध होता है, वो गलत बात है, उसकी मैं यहाँ पे निंदा करता हूँ। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, ये 2014 के बाद से ये वोट ऑफ बाउंड्री की इश्यू हो रही है, ये तेरा अपराध वर्सेस मेरा अपराध क्यों हो रहा है? मेरे को अच्छा लगा आपने यहाँ पे उस बहन का मारा यहाँ पे आवाज उठाई, आरजी कर की जो मेडिकल कॉलेज पश्चिम बंगाल में आपने यहाँ पे संदेश खाली की बात की। आप यहाँ पे संदेश खाली की बात करें और राम रहीम को बार बार पैरोल भाजपा दे रही है चुनाव के समय पे। आप यहाँ पे आरजी कर मेडिकल कॉलेज की भाजपा और न्यायालय मतलब सत्ता सरकार और न्यायालय का अंतर नहीं पता है। और आपको जब सरकार और न्यायालय का अंतर नहीं पता है, क्या कोई सरकार कोई पार्टी देती है जो पेरोल दिया जा रहा है? चुनाव के समय पे उनको पेरोल मिलती है। आप यहाँ पे आर्टिकल मेडिकल कॉलेज की बात करें, आप उस उन्नाव की बेटी को कैसे भूल सकते हो? राइट उन्नाव की बेटी को कैसे भूल सकती हो जिसने FIR दर्ज करवाने के खिलाफ
और जो एफआईआर कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ है? कहाँ है ये तो बताइए। कुछ भी गलत है प्रतीक जी, इन्होंने बहुत आसानी से कहा कि सपोर्ट कुलदीप सेंगर का बैनर लेके चलती है वो महिला जिनकी मोदी जी के साथ तस्वीर है। ठीक है बात कर रहे हो। राइट, टेकन योर पॉइंट, टेकन, मैं आपको दूंगा। हाँ जी भैया जी, समाजवादी तैयारी करो। भैया जी जो कांग्रेस खड़ा होकर हिंदू की चिंता की बात करती है तो जोक ऑफ द डे होता है और वो सबसे बड़ा बेहुद्दा मजाक है। वो इसलिए है और ये, अरे भाई साहब आपके बीच में नहीं चिल्लाया था, आपसे बीच में नहीं चिल्लाया था। और सबसे बड़ा मजाक इसलिए है क्योंकि देश की जनता ने देखा है कि ये वही कांग्रेस है जब बंगाल के रानीगंज के अंदर मां दुर्गा की प्रतिमा का जब विसर्जन निकलता है, ममता बनर्जी की क्रूरता वाली सरकार उसे रोकती है तो चूं शब्द नहीं निकलता कांग्रेसियों को। ये वही कांग्रेस ही है जब राजस्थान के अंदर कन्हैयालाल को मारा जाता है क्यों शब्द नहीं निकलता इन कांग्रेसियों से। ये वही कांग्रेस ही है जब चंदन की हत्या होती है तो क्यों शब्द नहीं निकलता है। अरे एक अखलाक मर जाए तो पूरा कांग्रेस हाय अल्लाह हाय तौबा करने निकल जाता है और इसको कहते हैं तुष्टिकर। और यहां बात करते हैं प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में जिस समय जंगल राज की चर्चा कर रहे थे उस समय तो जंगल राज की स्थिति तो प्रयागराज में दिखाई दे रही थी। ये स्थितियां बन रही है कि हमारे शंकराचार्य अब रथ लेके पालकी लेके क्या वो स्नान करने के लिए भी नहीं जा सकते। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार अभी यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर को लेके कही गई। अरे अहिल्याबाई होलकर को लेके अगर आपको रेनोवेशन करना था, अरे कम से कम उस परिवार को, उस ट्रस्ट को, उसको तो विश्वास में लेते। वो लोग भी बनारस में पहुंचे, उन्होंने भी आपत्तियां प्रकट की। तो यहाँ पे सनातन पे जो लोग जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं उसकी सच्चाई अभी बनारस में खुलते हुए दिख रही है और प्रयागराज में खुलते हुए दिख रही है। भैया जी अहिल्याबाई होलकर जी को लेकर मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, किसी पार्टी ने संगोष्ठी कराने का एक व्यापक देशव्यापक कार्यक्रम चलाया तो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था विगत कुछ महीने पहले। और इन कांग्रेसियों से, समाजवादियों से मैं पूछना चाहता हूं, आपको बहुत प्यारे अहिल्याबाई होलकर जी के उनके द्वारा जो बलिदान किया गया उसका एक प्रतीक सोमनाथ है, उस पर जब मोदी जी जाते हैं डमरू बजा के भारत की संस्कृति का उत्थान करते हैं तो फड़फड़ाने आप लोगों का कलेजा क्यों नजर आता है। अहिल्याबाई होलकर की अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, उनकी जीवनी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि देश का इतिहास सनातन संस्कृति है जिससे नफरत कांग्रेस करती है। सनातन संस्कृति से अगर कांग्रेस नफरत करती तो फिर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कैसे हो जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके मंत्रिमंडल में मंत्री थे? गृह मंत्री थे। आप सोच के देखिए। अभी रुकिए अब मैं आ गया अब मुझे मालूम है जनता आप बोलेगी। हाँ जी, नाइजीरिया। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पर पूरा झूठ बोलती है हमेशा। है कांग्रेस पूरा झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल रही है? कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया। इन्होंने भाई उस समय तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना। उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय के उपराष्ट्रपति जी को रोका गया था वहां जाकर। मालूम सब है जनता को भैया गुरु, तुम ऐसा ना करना कि तुम सोच रहे अभी। अरे मुझे तो पता है, तुमने पूछे थे कि क्या पता है नाइजीरिया में रहते ना, अब तो नाइजीरिया में रहते हैं। और तुमने जानकारी के दिन हिंदुस्तान में चले समाजवादी आ रहे हैं। 26 वकील खड़े करे थे सर इन्होंने राम मंदिर के। ठीक है। अभी पीडीए बोलेगा। हाँ बोला पीडीए। समाजवादी पार्टी को तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। वो तैयारी 2024 में दिखा है, तैयारी बीजेपी करे कैसे बचेंगे पीडीए से। ठीक है ना। रही बात, अभी आप बात कर रही थी, बहन ने बात किया, सबने बात किया, हिंदू मुस्लिम वही चीज बार बार। अरे आप हिंदुत्व की बात किस हिसाब से करते हो? आप हमें बता दो हिंदू कौन है। अगर आप हिंदुत्व पे बात करते हो तो आप बताओ हिंदू कौन है। क्या वो पिछड़ा हिंदू नहीं है जिसके मंदिर में जाने के बाद उस पूरे मंदिर को आप गंगा जल से धुलवाते हो? क्या वो पिछड़ा हिंदू नहीं है? जब वो मुख्यमंत्री पद से हटता है तो पूरे मुख्यमंत्री को कार्यालय को आप गंगा जल से झुलवाते हो? क्या वो दलित हिंदू नहीं है? क्या वो दलित हिंदू नहीं है? जब मंदिर में जाता है तो जाने से उसको रोका जाता है। किस हिंदुत्व की बात करते हो? अरे बात करो तुम्हारे, रुको मेरे, बात करो युवा पे, बात करो रोजगार पे, बात करो महंगाई पर। नहीं पहले ना इधर आ। हो गया हिंदू। अब ठीक ये कह रहे हिंदू क्या है। अरे बिल्कुल भाई, डिबेट होने दो भाई, डिबेट होने दो भाई साहब। उधर बाबूजी ना वापस। अरे गुरुजी
ये लड़ाई ना करना, लड़ाई ना करना, पानी पीना, पानी पीना, पानी पीना, लड़ाई ना करना। भैया जी। चुप, पीछे जा, पीछे। हाँ जी, सॉरी, आई एम सॉरी। भैया जी, बिंदु भैया एक तो आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, ठीक है, आज ही सिलवा के लाए हैं। हाँ, लग रहा है आज ही सिलवाए हैं। दूसरा ये कह रहे हैं हिंदू क्या है और वो हिंदू नहीं है। हिंदू वो है जो हर धर्म, हर सामाजिक समरसता, सद्भाव को लेकर राष्ट्र नीतियों के साथ, राष्ट्र जागृति के साथ चलता है। और कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है, मैं तो आपको पिछड़ा, वो हिंदू नहीं है। तो वो पिछड़ा का बेटा जो देश का प्रधानमंत्री है वो हिंदू नहीं है। वो एक आदिवासी महिला जो देश की राष्ट्रपति है, जिसको कांग्रेसों ने एविल सोच कहा, क्या वो हिंदू नहीं है? वो हिंदू वो क्या हिंदू नहीं है? वो दलित जो पहले राष्ट्रपति थे, क्या वो हिंदू नहीं है? जो ब्राह्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। अरे भारतीय जनता पार्टी में तो 7 मोर्चा है, हर जाति, हर धर्म से लोग हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? दिक्कत क्या है, इनके पास हिंदू थे नहीं, मुस्लिम भी खिसक रहे, पीडीए के नाम पे केवल ढकोसला बच रहा, तो लगे ताता थैया, ताता थैया समझते हैं? ताता थैया नहीं जानते? क्या नाम है आपका? गौतम। और अंदर आओ तुम। रुको, ताता थैया बात होगी पहले, पहले ताता थैया समझाने दो। तुम्हें चुनाव की पड़ी है, सत्ता की पड़ी है, यहाँ ताता थैया। अरे रुको यार, रुको यार, रुको, रुको, यहाँ 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 खड़ो चुपचाप। हाँ जी, जी जनाब बोलिए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, घुसपैठी कौन है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है कि एसआईआर की इतनी बड़ी पश्चिम बंगाल में प्रक्रिया हुई। लोग कह रहे थे कि एसआईआर से घुसपैठिया पकड़े जाएंगे। मुझे तब तक नहीं पता चला कि बिहार में एसआईआर संपन्न हुआ, कितने घुसपैठिया पकड़े गए, पश्चिम बंगाल में कितने पकड़े गए। मुर्शिदाबाद के बारे में नाम लेते थे डंके के चोट पे, मालना के बारे में नाम लेते थे आप लोग कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र, वहां भारी संख्या में घुसपैठिए हैं। एसआईआर में 2%, 3%, 4% लोगों के नाम भी मात्र कट पाए उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में आरोप लग रहे थे। राहुल लाल जी, आपको एक मैं वेल रिसर्चर के रूप में देखता हूं और आपकी कई रिसर्च को मैं सैल्यूट भी करता हूं, लेकिन यहां पर मिस कर गए साहब। चुनाव के बाद बिहार में 3 लाख, गौर कीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 3 लाख अनआइडेंटिफाइड वोटर्स को नोटिस गया है। और ये तब गया है जब नाम कटे हैं, एसआईआर हुआ है, उसके बाद 3 लाख गए हैं। और ये आइडेंटिफिकेशन जब होगा तब पता चलेगा कौन भारत का है और कौन चाटुकारिता करके तुष्टीकरण के गोद में बैठा था। वो घुसपैठिया है, क्या बात कर रहे हैं? हमारे देश के लोग घुसपैठिया है। अगर जिनको नोटिस चला गया है किसी कागज के अभाव में, वो घुसपैठिया है। आप कह रहे हैं 3 लाख लोगों का नाम दिया गया, आप कैसे कह सकते हैं घुसपैठिया है? बिल्कुल हम सुने, आपने कहा ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, इन्होंने कहा है, तो वो घुसपैठिया नहीं है। किसी कारणवश अगर नाम कटा है तो उनको नोटिस गया है, वो घुसपैठिया नहीं है। पूरे आप जितने भी बॉर्डर हैं, हिंदुस्तान के बॉर्डर हैं, जहाँ पे कहा जाता है घुसपैठिया, कितने %? आराम से मैं आया। वो समाजवादी पार्टी के रिलेटिव हैं। कौन? घुसपैठिए। क्या घुसपैठिए क्या है घुसपैठिए? समाजवादी पार्टी बिहार में है, बंगाल में। अरे आप पता नहीं थे। जी मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस आ रहा हूँ जी, इधर आइए प्लीज, कम हियर वेरी क्विक जी। अभी पीडीए की बात कर रहे थे और कह रहे थे पिछड़ों को आपने ये कर दिया, वो कर दिया। जरा बताइए, मोहित खान ने जिस दलित बच्ची का बलात्कार किया वो पीडीए से आती थी क्या नहीं आती थी? और जो कन्नौज के अंदर नवाब सिंह यादव ने कन्नौज में बलात्कार किया दलित बच्ची का, वो पीडीए से थी कि नहीं थी? जो राम भक्तों की सरों में गोली मार मार कर अपने हत्या की सरयू में फेंका, उसमें कितने पीडीए के लोग थे? याद है आपको? मतलब अब चुनाव आ गया तो आप चिल्लाने लगे पीडीए पीडीए। जब अब चुनाव आ गया तो आप आपकी सरकार थी तो आपने कितने सारे पीडीए के देवताओं के नाम बदलकर जिलों के मुसलमान नाम रख दिए। बताओ, आप बताओ कौन है? बताओ कौन है? आप बताओ। आपके ताता है, आपके चाचा है? अरे आपके चाचा है, आपको यही नहीं पता कि वो कौन है? झूठ भी बोलते हो। एक काम करो, दोनों लोग एक दूसरे को उठा पटको। झूठ को कैसे लिफाफे में लपेट के परोसा जाता है, यह भी बिन्नू भैया बता रहे थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब हमारा पीडीए का मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, कार्यालय छोड़ा, तो गंगा जल से धुलवाया गया। बहुत स्पष्ट बात है, कोई भी नया किराएदार अगर आता है तो घर शुद्धि होता है,
घर में होता है हिंदू परंपरा है। पूछ रहे थे ना हिंदू कौन, हिंदुत्व कौन, तो हिंदू की एक साधारण सी परंपरा को जान लीजिए। और कन्नौज में मंदिर क्यों धुला गया ये बताए ना। इस तरह से नहीं चलेगा, स्क्रिप्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हकीकत जो है उसकी मनोभावना पे आइए कि महाराज जी ने मंदिर को धुलवाया था। मंदिर किस दिन नहीं धुलता है ये भी समझ जाए, हिंदुत्व को समझ जाएंगे। बहुत साधारण सी बात है। और बात हो रही थी सनातन की, और नहीं जाने दिया गया शंकराचार्य जी को। तो कोई भी सनातन धर्म या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पद विधि प्रक्रिया से ऊपर नहीं है, ये स्पष्ट उदाहरण मिला। कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको जो नोजल वहां पे अधिकारी हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि विधि व्यवस्था बिगड़ेगी, आपको सिर्फ इतना आग्रह किया गया था कि आप पैदल जाइए। क्या जरूरत थी पालकी पे बैठ? राइट। शंकराचार्य, परम पूज्य शंकराचार्य जी ने बड़ा जब आपके मुंह से परम पूजनीय शंकराचार्य सुनता तो बड़ा अच्छा लगता मुझे। अब वहीं से शुरू करिएगा, परम पूजनीय से शुरू करिए। वही शुरू करिए, परम पूजनीय। परम पूज्य शंकराचार्य जी ने स्पष्ट कहा कि पूरा इतिहास रहा है, चाहे माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, लगाने की पूरी संस्कृति शंकराचार्य की रही है। और हमेशा से जब भी वो गए हैं वो पालकी और रथ में बैठ कर ही वो स्नान करने के लिए गए हैं। ये सनातनी सरकार जो दावा करती है हम सनातन वाले लोग हैं, उन्होंने वादी किया उनको और उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। 80 वर्ष 90 वर्ष वाले बुजुर्गों के साथ भी वहाँ पे ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी को 2004 में दीपावली की रात को इन्हीं लोगों ने जेल पहुंचाया था। और आज ये खड़े होकर शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं। ये असली चेहरा इनका, ये मारीच है। चुनाव आ गया तो खड़े हो। मारीच की कहानी सुनी है? मारीच कौन था? पापा से पूछो मारीच कौन था। आया और तुम उधर सारा क्या कर रहे थे समाजवादी वाले पार्टी की तरफ? मैं कह रहा था लेडीज की आवाज को दबाया जा रहा है। कौन दबा रहा है? वो पीडीए वाले। नहीं, कोई नहीं दबा रहा है, कोई नहीं दबा रहा। नहीं, कोई नहीं दबा सकता जी। ऑफ कोर्स द कांग्रेस जी। मैं आया सर, आया। क्या नाम है सर आपका? यूसुफ खलील। यूसुफ खलील। कहाँ से आना वो यूसुफ भाई? सर मैं देवबंद से हूँ। देवबंद से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा मरकज है, बोलिए। सर मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हूँ उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर 90,000 स्कूल बंद करा चुकी है, उनसे हम क्या तवक्को करेंगे? पढ़ाई की बात करेंगे। कश्मीर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बंद होता है, उनके प्रवक्ता और इनके कार्यकर्ता मिठाई बांटते हैं। आप इनसे ये तवक्को करेंगे यहाँ की एजुकेशन की बात करेंगे? ये इनकी हालत खस्ता और ये जाने वाले हैं। और मैं इनसे एक और बात कहता हूँ। कौन जाने वाले? बीजेपी। और एक और बात मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी की मां ने वो मर्द नहीं जना जो हिंदुस्तान के अंदर उसका संविधान खत्म कर सके। ये संविधान हटाने की बात करते हैं। ये संविधान ये इनके रिकॉर्डेड बयान आपके मोदी जी ने और ये मोदी जी ने अमित शाह ने। एक मिनट भाई, इनको आप ये बोलने देंगे? नहीं, एक मिनट आप बोलेगा पूरा नहीं है। अभी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं, जब आपने कहा नहीं, अभी भी एक मेरी बात सुनिए जनाब अली। आपने जैसे ही कहा ना कि हिंदुस्तान में अभी किसी की माँ ने कोई मर्द नहीं जना, तो सुनिए हुजूर अली, बस वहीं से इनको लग गई। बोले अरे 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 देखिए, आप जिस मरकज से हैं, आप जिस जगह से हैं, आप हैं, शाइस्तगी से बात करिए। मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ, शाइस्तगी से बात करिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, चैलेंज मत दीजिए। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने संविधान से मोहब्बत है। हाँ जी। तो अगर कोई इस तरह की बात करेगा संविधान बदलने की, तो उसको किसी एक कम्युनिटी से लड़ना पड़ेगा, उसको पूरी 140 करोड़ जनता से लड़ना पड़ेगा। ये सच है। लेकिन एक बात सुनिए, इस देश में संविधान, ये वैसे तो इसको बीजेपी को जवाब देना चाहिए था और वही जवाब देंगे। मैं हटिए, बोला दो, मैं निकाल के बाहर कर दूंगा, फेंक दूंगा 2 मिनट के अंदर। इस देश में इमरजेंसी लगी थी, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में एक शब्द जोड़ा गया। बार बार इस देश के संविधान में बहुत सारी चीजें जोड़ी जाती हैं, लाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन संविधान को कोई नहीं बदल सकता, ये बात सच है जी।
पहली बात तो हमारे युवा साथी हैं, देश में आलोचना का हम पॉजिटिव रूप से स्वागत करते हैं, लेकिन एक तथ्य मैं बता देता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी शीर्ष नेतृत्व ने सरकार में रहते हुए कभी नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। लेकिन इस देश के इतिहास ने देखा है कि संविधान की ध्वजा किसी ने उड़ाई, आपातकाल लगाकर, तो कांग्रेस ने उड़ाई। और मैं आपको बताता हूं, एजुकेशन की बात करते हैं साहब, सुनिएगा, देश के इतिहास में पहली बार आईआईटी की संख्या इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बढ़ी। एम्स सुनिए हुजूर, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। ये है जी, मोदी जी का कथन है। अब आइए कांग्रेस, लेट दो कांग्रेस भी। आपने कहा ना संविधान को बदलते हैं, कांग्रेस बोलेगी। इन्होंने कहा कि किसी ने भी नहीं कहा। आप राजस्थान की डिप्टी जो सीएम है हमारी महिला, उनके बयान को सुन लीजिए। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा था। अब मोहन भागवत जी के सुन लीजिए, आप अरुण गोविल जी, ज्योति मिर्धा, तमाम आपके प्रत्याशियों की बात सुन लीजिए। सबने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए, हमें संविधान बदलना है। अभी हमारी मैडम थी, उन्होंने कहा, बोले दो। हमारी मैडम थी, उन्होंने जब एक दलित जो हमारे सीएम थे, मतलब पिछड़े समाज के सीएम, उन्होंने जब छोड़ के गए थे तो साफ करने के ऊपर उन्होंने कहा था कि जब रेनोवेशन होता तो साफ होता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब उत्तराखंड में सीएम बदले जा रहे थे, कौन सा वहां पे साफ सफाई हुई थी? गुजरात में जब सीएम बदले गए थे, कौन सी साफ सफाई हुई थी कार्यालय की? हरियाणा में जब नायब सिंह सैनी जी ने मनोहर लाल खट्टर जी से पद लिया था, कौन सी साफ सफाई हुई थी? मैं पूछना चाहता हूं, तो ये सिर्फ पिछड़े समाज के सीएम के साथ ही क्यों है? और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी के प्रभु ने मध्य प्रदेश में भी की थी, 20 साल से सरकार है। अरे यहाँ पे इतने सारे नाम किनारे थे, आपको पता है पानी से इतने सारे लोग मरे हैं, उन पे आपने क्या किया? राजस्थान में आपने क्या किया? लो तो बीजेपी प्लीज। हाँ जी, राजस्थान में नकली दवाई से इतने सारे बच्चे मरे, आपने उस कंपनी से चंदा लिया, आपने कार्रवाई में क्या किया? माताओं पे आपने एफआईआर दर्ज कर दी, माताओं पे आपने कहा कि मैं एफआईआर दर्ज करेंगे कि उन्होंने वो बच्चों को दवाई क्यों दी? आपने उस डॉक्टर पे कार्रवाई क्यों नहीं की जिसने 8 रुपया कमीशन खाया वो दवाई को प्रिस्क्राइब करने के लिए? आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। राइट, टेकिंग योर पॉइंट। नाउ द बीजेपी प्लीज। आ रहा हूं मैं आप जी, मैं आ गया जी। साहब क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ भट्टाचार्य, मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता दी के तो बांग्ला बोलो ना। मैं बंगाल से हूँ। एक्चुअली बंगाल का जो सिचुएशन है, हाँ जी, तो हम लोग बोल रहे हैं कि पहले सीपीएम का सरकार था वो तो खराब करके गया है, फिर ममता दीदी आके हम लोग विश्वास किए थे उनका जो सोच था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं इसमें भी वो लोग चोरी घुसपैठी इसमें जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी की जब सरकार बने, ये लोग बोल रहे हिंदू मुस्लिम करते तो सोफिया कुरैशी हमारे युद्ध में नेतृत्व नहीं दिए होते। अगर सोफिया कुरैशी लीड कमांडर বাংলা কেন বলছেন? বাংলা বলেন না, না বলেন না বাংলা। বাংলা বলবো তো এখানে বুঝতে পারি। আমি তো বুঝতে পারি না, তাহলে বুঝে নাই समझते तो ना समझे। আজকে আমি নয়ডাতে এসে জব করছি, কারণ আমি বেঙ্গলি, কারণ বেঙ্গলে জব আছে কিন্তু জবের স্যালারি নেই। আজকে বেঙ্গলের ছেলেটা কেন বাইরে আসছে? ये कह रहे हैं कि अगर बंगाल में ही इतनी नौकरियां होती है, सब कुछ बंगाल में ही अच्छा होता, तो मैं बंगाल छोड़ के यहाँ क्यों आता? तुम समझ रहे हो ना बंगला? कहा क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, शाहरुख खान। हाँ बैठो। हाँ जी, हाँ। वो तो आ रहे कि बंगाल में गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर नहीं है आज का डेट में। एजुकेशन मिनिस्टर पूरा पैनल बातिल कर दिया गया एसएससी का पूरा, तो जिन लोगों का नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। नाउ प्लीज कम द बीजेपी। हाँ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े ऊर्जावान तरीके से चिल्ला के बोल रहे हैं। दिक्कत क्या है, इनकी चिल्लाहट में इनको अपना इतिहास नहीं पता। और जब जनता आकलन करने बैठती है तो उनको यही पता है कि ये जो नौटंकी वाला चिल्लाहट है, जो राहुल गांधी जी मन से और इनके शीर्ष नेतृत्व चुनाव में करने का प्रयास करते हैं, चुनाव से ठीक 1 महीने पहले तो साहब ये पहले जागते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 24/7 घंटे काम करती है, तब जाकर 2 से यहां तक हम पहुंचे। दिक्कत क्या है, आप अपने इतिहास पर आकलन कीजिए। वो अगर आपको विकास पे ही बात करना है तो कीजिए ना साहब, विकास पे इस पे बात कीजिए कि पहले रोड कितने बनते थे, अब कितने बने, एम्स कितने थे, अब कितने बने, पहले हमारा डिफेंस सेक्टर कितना आत्मनिर्भर था, अब हुआ। लेकिन दिक्कत क्या है, आपको चिल्लाना है। इसलिए मैं कहता हूं, खाली पंजों पे हमले न मारो, इन्हें जिंदा रहने दो। ए भैया जी, वो गाना मुझे बड़ा अच्छा है, वो गजल है। गजल क्या, वो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन मैं आ रहा हूं हुजूर आली, आ रहा हूं, थका नहीं हूं। इतिहास याद दिलाया जा रहा था, और इतिहास के पन्नों को जो समझते हैं या इतिहास के पन्नों को जो जानते हैं, उन्हें याद है कि 60 के दशक के आखिर में कुछ सरकारें बनी, जहां बनी कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद जब वो राज्यपाल हटाए गए
और कितनी बार पंजाब, मैं तो पंजाब को ही बता दूं, कितनी बार राज्यपाल हटाए गए, कितनी बार जी, तो क्यों लगा, क्यों हुआ, ये तमाम सारे सवाल हैं जो इतिहास के पृष्ठ पर दर्ज हैं, उनको जरूर समझना चाहिए। जी जी जनाब। देखिए बार बार जो है ये पीडीए वाले कह रहे हैं कि वो धुलाई कराई, कुछ कराई। मैं एक बात बताता हूं, ये लाइटर नोट पे मत लीजिएगा, बहुत ही सीरियस बता रहा हूं। हाँ जी। कि जो टोंटियां थी ना, वो टोंटियां भी मुख्यमंत्री कार्यालय की गायब हो गई थी। मजाक की बात नहीं है। अरे भैया ये ऑन रिकॉर्ड है। और बताऊं, वहां पर इतनी बुरी स्थिति थी। मैं नहीं लूंगा, ये सब ना, नहीं मैं नहीं, ये मैं लूंगा ही नहीं, मैं लूंगा ही नहीं ये सब। हाँ जी बोलिए साहब, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं कानपुर से हूँ, यूपी से। कानपुर से हैं, यूपी से। कानपुर में कहाँ से हैं आप? डिप्टी पड़ाव से। क्या नाम है साहब आपका? SS मिश्रा नाम है। SS मिश्रा साहब, क्या काम करते हैं साहब? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। मैं पॉलिटिक्स को बचपन से देख रहा हूँ। जब अच्छा, अरे भाई आप कानपुर के हैं तो बिजनेस, पॉलिटिक्स तो आपके घर ही में होगी। गाय बछड़ा था और इधर हल्दर किसान था। ये जितने समाजवादी पार्टी और ये तृणमूल कांग्रेस, सबको पता है कि सब कांग्रेस के देन है। ये सारी इनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की है, और कांग्रेस ने शुरू से ही देश के खिलाफ काम किया है, हिंदुत्व के खिलाफ काम किया है। अब जो है, जब से मोदी जी आए, हमको याद है 300 रुपए का पर जीबी नेट होता था, अब उन्होंने नेट 300 रुपए में 30 जीबी कर दिया। दुनिया को पता लग गया अब क्या हो रहा है। अब डे टू डे, अब हमने देखा कई बार न्यूज वाले जो है व्हाट्सएप न्यूज को चलाते हैं, तो अब कंट्री जो है डेवलप। न्यूज वाले क्या करते हैं? व्हाट्सएप की जो सोशल मीडिया है, तो ये बहुत गलत है ये मामला, ये जो न्यूज वाले व्हाट्सएप का न्यूज चला रहे हैं। मुझे जरा बताइए कि कौन कर रहा है ये न्यूज वाला? सोशल मीडिया की न्यूज है, वो कई बार न्यूज में आती है। सोशल मीडिया को लेकिन क्रॉस चेक करके बाद ही चल सकती है। जी, कि कई बार जो है, अब इस समय कंट्री जो है डेवलप होने जा रही है। ये लोग सोचते हैं कि वही अनपढ़ वोटर रहेगा, वही पुराना हमारा वोट बैंक छीनने वाला, बैलेट बॉक्स लेके भागने वाला। मैंने देखा हुआ, बैलेट बॉक्स हो गए, उन्होंने कहा जी भाग जाओ, सबकी वोटिंग पड़ गई, डब्बों में पैसे। कहाँ देखा, कहाँ था ये आपने? यूपी में कहाँ देखा था? बिहार में देखा मैंने। SIR पर मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। कहिए साहब। ये बार बार हो रहा है कि घुसपैठी है या नहीं है, ये मैं नहीं जानता हूँ, ये तो सरकार का काम है। लेकिन जो नाम कटे हैं ज्यादातर, वो जितने भी ये बाहर कमाने वाले गांव छोड़कर या बिहार से या यूपी से जो लोग आए हैं, हमने पहले देखा था कि उनके जहां भी थे गांव में तो नाम रहता ही था उनका, लेकिन जहां हम अगर दिल्ली में, तो दिल्ली में भी नाम रहता था। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी कि हम एप्लीकेशन देकर अपना नाम कटवाते, वो नाम चलता ही रहता था। और जब कभी हम दिल्ली में रहते थे और जब गाँव वोट पड़ता था और हम जाते थे, तो हम लिस्ट में हमको अगले दिन पता लगता था कि हमारे नाम का वोट पड़ गया। अब इनको चिल्लाहट इस बात की है कि वो जो फर्जी नाम पढ़ते थे वो अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा नाम अब एक जगह ही है। अगर हम दिल्ली में, तो हमारा नाम दिल्ली में ही रहेगा। जी बिल्कुल। क्या नाम है साहब आपका? कृतिवास ओझा, गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से। जी मैं आ गया। जी जनाब अली हुजूर साहब जी। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने स्टेट मैनेजर ये भर्ती किए थे, 10 साल हो गए। क्या दिए थे? 25,000 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट पे रखे थे। 10 साल में महंगाई नहीं बढ़ी क्या? उसका कोई रिवाइज नहीं। और फिलहाल बीजेपी आ गई, तो उसके बारे में कुछ सोचे। बीजेपी आ गई तो उसके बारे में सोचेगी, जो भत्ता मिल रहा था 25,000, अब वो भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ सोचे। हाँ तो आप जरा थोड़ा सा कान ऐठो, ऐसे कहाँ पे कौन सी चीज मिलती है? जी जनाब अली, तुम्हें बोलना, तुमने कल बोलना आके, आज नहीं, आज अभी बस इतना, कल फिर होगी मुलाकात।